ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल सरकार का प्रथम गवर्नर जनरल था? सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग सन 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा मद्रास और मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार में उसका सलाहकार था? सही उत्तर है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार में उसका सलाहकार था। कॉर्नवालिस ने न्यायिक व्यवस्था में सुधार हेतु 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत की। यह सुधार शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी। चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर कॉर्नवालिस के राजस्व सुधार का सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में उल्लेखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था? सही उत्तर है हाइड। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्य फ्रांसिस, क्लेबरिंग, वॉरवेल और मॉनसन थे। अगला प्रश्न है, पिट के भारत अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? सही उत्तर है कंपनी को केवल व्यापारिक कार्यों का प्रबंध संचालन मंडल को करना था। 1784 में पिट्स का भारत अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के मामलों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसकी 3 सदस्यीय परिषद के हाथ में दी गई। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव, शुजा-उद-दौला और शाह आलम। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी की समाप्ति के बाद अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ अलग अलग इलाहाबाद की संधि की। प्रथम 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि शाह आलम के साथ की गई, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला। शुजा-उद-दौला के साथ हुई दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के तहत इलाहाबाद और करा जिला अवध से लेकर मुगल सम्राट को दे दिया गया। अगला प्रश्न है, देशी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सही उत्तर है 1878 ईस्वी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के काल में 1878 ईस्वी में देशी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत देसी समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर प्रतिबंध लगाया गया। सर्वप्रथम इस एक्ट के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा संपादित पत्रिका सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगाया गया। रिपन के द्वारा बाद में इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? सही उत्तर है हस्तक्षेप। सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी के बीच भारत का गवर्नर जनरल रहे। पिट्स इंडिया एक्ट के से प्रेरित होकर उसने देशी राज्यों के प्रति भारत में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। अगला प्रश्न है, किसने रानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया? सही उत्तर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी तक भारत का वायसराय था। इसके शासनकाल में 1877 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इस घोषणा से भारतीय रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत चली गई। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? सही उत्तर है शाह आलम, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़े गए युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना का हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ मुकाबला हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए?
सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में कॉर्नवालिस ने अपनी सुधार को अंतिम रूप दिया जो कॉर्नवालिस संहिता के नाम से जाना जाता है। कॉर्नवालिस का सुधार शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। उसने दीवानी अधिकार कलेक्टर को और न्यायिक अधिकार न्यायाधीशों को दिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वप्रथम तार सेवा के लिए उत्तरदायी था? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को सर्वप्रथम भारत में तार सेवा का शुरू करने का श्रेय है। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम तार लाइन का आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत में गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाने लगा? सही उत्तर है 1833 ईस्वी का अधिनियम। 1833 ईस्वी के अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। अगला प्रश्न है अवध की स्थिति पर गैर सरकारी रिपोर्ट कौन सी थी? सही उत्तर है बिशप हेवर की रिपोर्ट। डलहौजी के गवर्नर जनरल बनने के समय सेलीमैन अवध का रेजिडेंट था। उसने रिपोर्ट दी थी अवध के शासक कार्यकुशल प्रशासन स्थापित कर खुशहाली नहीं लाना चाहते। 1854 ईस्वी में कर्नल आउटड्रम को अवध का रेजिडेंट बनाया गया और उन्होंने अवध की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। इस रिपोर्ट के आधार पर अवध पर फरवरी 1856 में अधिकार कर लिया गया। इसी प्रकार की एक रिपोर्ट ईसाई मिशनरी बिशप हेवर ने भी प्रस्तुत की थी, उसे जो एक गैर सरकारी रिपोर्ट थी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? सही उत्तर है हैदराबाद के निजाम लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लागू की। इस संधि पर सर्वप्रथम भारत में हैदराबाद के निजाम ने सितंबर 1798 ईस्वी में हस्ताक्षर किया। इसके बाद क्रमशः मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा तथा भोंसले शासकों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? सही उत्तर है अवध का अधिग्रहण। 13 फरवरी 1856 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर अवध नवाब वजीद अली शाह को सिंहासन छोड़ने को कहा तथा अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। यह विलय डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल थी। अगला प्रश्न है कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने पर राजी हो गया? सही उत्तर है शुजा-उद-दौला। 1765 ईस्वी में संपन्न हुए इलाहाबाद की संधि के तहत अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने युद्ध का हर्जाना 50 लाख रुपए देने, अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने तथा सीमा की सुरक्षा के लिए अपने खर्च पर ब्रिटिश सेना रखने की शर्त मान ली। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी सबसे अधिक सक्रिय थी? सही उत्तर है बंगाल और असम। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में असम और बंगाल में यूरोपीय मिशनरी सबसे अधिक सक्रिय थी। अगला प्रश्न है पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन संबंधित है? सही उत्तर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ब्लेजली ने कहा था कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा महालवारी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया? सही उत्तर है पंजाब तथा राजपूताना। अंग्रेजों द्वारा महालवारी व्यवस्था पंजाब, राजपूताना तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई। महालवारी व्यवस्था के अंतर्गत कुल भूमि का 19% भाग था। अगला प्रश्न है रैयतबारी बंदोबस्त का संबंध किससे है? सही उत्तर है सर थॉमस मुनरो। रैयतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम सर थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई। इस व्यवस्था में कुल उपज का तीसरा भाग भूमिकर के रूप में लिया जाता था। रैयतबारी व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत की भूमि का 51% हिस्सा शामिल था। अगला प्रश्न है बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है चार्ल्स आयर। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में सुतनाती, कोलकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी मिली। इस स्थान पर किलेबंदी की गई और यह फोर्ट विलियम कहा जाने लगा। इसका प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? सही उत्तर है जेम्स ग्रांट।
जेम्स ग्राम्ट ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया। उसने समस्त भूमि सरकार की बताई तथा जमींदार को केवल भूमि कर संग्रहकर्ता माना। अगला प्रश्न है, कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? सही उत्तर है कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार कर का पूर्णतः समापन। कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार के पूर्णतः समापन के बाद मीर कासिम ने सभी आंतरिक व्यापार कर हटा लिए, जो मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो नई वीडियो हो और सूचनाएं वो आप तक पहुंच सके।